दोस्तों, जिन स्टडी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज की क्लास में आधुनिक भारत इतिहास के उन प्रश्नों को देखेंगे जो आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, बार बार रिपीट किए जाते हैं। ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है, सो इसे पूरा देखिएगा और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि कितने क्वेश्चन आपको आ रहे थे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। वास्को डी गामा कालीकट पर किस वर्ष आया? तो वो कब आया? 20 मई 1498 ईस्वी को कालीकट पर आया था। किसने वास्को डी गामा का कालीकट में स्वागत किया? तो किसने किया था? जमोरिन ने किया था। कालीकट में 1498 में वास्को डी गामा के साथ उतरने वाला गुजराती पायलट का क्या नाम था? तो क्या नाम था? अब्दुल मजीद। कालीकट स्थित है, कहाँ स्थित है? केरल में कोझिकोड जिले में स्थित है। वास्को डी गामा की मृत्यु कहाँ हुई? तो कोच्चि में हुई, भारत में ही हुई थी। कब हुई? 24 दिसंबर 1524 ईस्वी को। वास्को डी गामा कुल कितनी बार भारत आया? तो वास्को डी गामा कुल 3 बार भारत आया था। 1497-98 में पहली बार आया था, और 1502-3 में दूसरी बार आया, और 1524 में तीसरी बार आया, और 3 ही महीने बाद उसकी मृत्यु हो गई थी मलेरिया के कारण। उसको मलेरिया हो गया था और उसको कोच्चि में ही, भारत में ही दफनाया गया। बाद में इसके पार्थिव शरीर को पुर्तगाल ले जाया गया था। ठीक, आगे देखें। निम्नलिखित में से किसने भारत आने के पीछे अपने लक्ष्य को इन शब्दों में व्यक्त किया है? हम ईसाइयों व मसाले लेने आए हैं। किसने कहा? तो वास्को डी गामा ने कहा कि हम ईसाइयों व मसाले लेने आए हैं। पुर्तगालियों द्वारा भारत लाए गए प्रमुख उत्पादों के नाम। पुर्तगाली जो है भारत में क्या क्या लेके आए थे, उनका नाम क्या है? मिर्च लेके आए थे, आलू, टमाटर, पपीता, काजू, अनानास, तंबाकू, साबूदाना, कसावा से जो बनता है, शकरकंद, ग्वारफली, गेंदे का फूल, ये सभी कुछ पुर्तगाली लेके आए थे। पुर्तगाल से सब कुछ नहीं ले आए थे, अलग अलग जगहों से लेके आए थे, लेकिन लेके आया कौन था? पुर्तगाली ही लेके आए थे। भारत में पुर्तगालियों ने सर्वप्रथम अपना दुर्ग कहाँ निर्मित किया? तो कहाँ किया था? कोचीन में। पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय कौन था? तो अल्मीडा था, 1505 से 1509 ईस्वी तक। आइए आगे देखते हैं। नील जल योजना ब्लू वाटर नीति से संबंधित है, कौन है? फ्रांसिस्को डी अल्मीडा है। ठीक है, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा ने नील जल योजना यानी ब्लू वाटर पॉलिसी लागू की थी। कहाँ लागू की थी? हिंद महासागर में। जब हिंद महासागर पर पुर्तगालियों ने कब्जा कर लिया, तब जो है हिंद महासागर पर ही ब्लू वाटर पॉलिसी लागू की थी। द्वितीय पुर्तगाली वायसराय के रूप में आया, कौन आया? तो अल्फांसो डी अल्बुकर्क आया। 1509 से 1515 ईस्वी तक जो है वायसराय रहा। भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का संस्थापक कौन है? अल्फांसो दी अल्बुकर्क है। अल्फांसो दी अल्बुकर्क ने गोवा किससे जीता? तो किससे जीता? बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाह से जीता। पुर्तगालियों ने गोवा पर अधिकार कब किया? तो 1510 ईस्वी में किया था। भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कौन था? तो कौन था भाई? अल्फांसो दी अल्बुकर्क था। भारत में पुर्तगालियों का प्रथम व्यापारिक केंद्र कहाँ था? तो कहाँ था? गोवा में था। गोवा को इन सब ने पहले जीता और वहां पर अपना पहला व्यापारिक केंद्र स्थापित किया। आगे देखें, किन यूरोपियों ने भारत में प्रथम सामुद्रिक व्यापारिक केंद्र स्थापित किया? तो किसने किया था? पुर्तगालियों ने किया। कार्टेज आर्मेडा काफिला व्यवस्था संबंधित था किससे? पुर्तगालियों से। किस क्रम में यूरोपीय लोग व्यापार करने हैं तो भारत आए? तो किस क्रम में आए थे? क्रम ये है, पुर्तगाली पहले आए थे, उसके बाद डच आए थे, उसके बाद अंग्रेज, उसके बाद डेन, उसके बाद फ्रांसीसी। ओके। भारत में यूरोपीय कंपनियों के जाने का क्रम क्या था? किस क्रम में यूरोपीय कंपनियां भारत से गई? तो सबसे पहले कौन गया? डच गए, उसके बाद डेनिस गए, उसके बाद अंग्रेज गए, उसके बाद फ्रांसीसी, और सबसे अंत में कौन गया? पुर्तगाली गए। सबसे पहले पुर्तगाली आए थे और सबसे अंत में गए। कब गए? 1961 में। सभी का डेट दिया हुआ है, अपडेट देख लीजिएगा। कोलकाता का संस्थापक कौन था? कौन था? जाप चारनाक। किस पुर्तगाली गवर्नर ने भारतीय महिलाओं से विवाह करने हेतु तो पुर्तगालियों को प्रेरित किया? तो किसने किया था? अल्बुकर्क ने किया था। भारत में यूरोपीय व्यापारियों की रुचि किसमें थी? किसमें थी? तो मसालों में थी। बंगाल की खाड़ी में समुद्री डकैती हेतु हुगली का उपयोग कौन करता था? तो कौन करते थे? ये पुर्तगाली करते थे, हुगली नदी का उपयोग।
बीजापुर के सुल्तान से गोवा छीनने वाला प्रथम यूरोपीय कौन था? तो कौन था? अल्बुकर्क, ये पुर्तगाली था और इसने बीजापुर के सुल्तान से गोवा जीत लिया था। पुर्तगालियों ने सालसेट और बसीन मराठा से कब जीता? तो 1739 ईस्वी में जीता। डच आए थे, कहां से आए थे? नीदरलैंड, हॉलैंड से आए थे डच। आगे देखें, डच कंपनी का नाम क्या नाम है? वेरिंगडे ऊस्ट इंडीज कंपनी, यानी VOC, इसे हम डच ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से भी जानते हैं, तो इनका नाम VOC था, इसे आप याद रखिए। डच ईस्ट इंडिया कंपनी का मुख्यालय भारत में कहाँ था? तो कहाँ था? ये पुलिकट में था, जो कि तमिलनाडु में है। पगोड़ा सिक्का किसके द्वारा चलाया गया? तो डचों द्वारा चलाया गया। डच कारखाना था, डच जो कारखाने थे वो कहाँ कहाँ थे? तो कासिम बाजार में था, बालासोर, पटना, सूरत, चिंसुरा, कोचीन आदि। तो इन सब जगहों पर जो है डच कारखाने थे, ये कभी कभी पूछ लिया जाता है, तो आप इसे जानते रहिए। बंगाल में डच मुख्यालय कहाँ था? चिंसुरा में था। कहाँ था? चिंसुरा में। और गुस्ताव किला भी चिंसुरा में ही था। डच भारत से कब गए? तो कब गए? 1825 ईस्वी में गए। देखते हैं आगे। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई कब हुई? 31 दिसंबर 1599 ईस्वी में। इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ प्रथम के आज्ञा पत्र द्वारा हुई थी। 31 दिसंबर 1599 ईस्वी में इंग्लैंड में हुई थी। ईस्ट इंडिया कंपनी को और किस लोकप्रिय नाम से पुकारा जाता था? तो किस नाम से पुकारा जाता था? जान कंपनी के नाम से। ईस्ट इंडिया कंपनी का आरंभिक नारा क्या था? तो क्या था? भूभाग नहीं व्यापार। पहले ये क्या करने आए थे? व्यापार ही करने आए थे। लंदन में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय भारत का बादशाह कौन था? तो कौन था? अकबर। जब लंदन में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई 1599 ईस्वी में, तो उस समय भारत में बादशाह कौन था? तो अकबर। भारत में 1613 ईस्वी में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की? तो सूरत में स्थापित की। ईस्ट इंडिया कंपनी ने जब पहली फैक्ट्री स्थापित की, तब मुगल बादशाह कौन था? तो उस समय जहांगीर था। देखिए, जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई तो अकबर जो है बादशाह था। जब भारत में पहली फैक्ट्री बनी तो जहांगीर बादशाह था। ठीक है, आगे देखें। तो ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा भेजा गया पहला कप्तान कौन था? विलियम हॉकिंस था। विलियम हॉकिंस भारत कब आया? तो 24 अगस्त 1608 ईस्वी में। किस जहाज से आया था? तो हेक्टर जहाज से। और कहाँ उतरा था? तो गुजरात के सूरत में उतरा था। विलियम हॉकिंस जहांगीर से कहाँ मिला? आगरा में। कब मिला? 1609 ईस्वी में। यहाँ पर आगरा कर लीजिए। ठीक। सर थॉमस रो भारत कब आया? तो 1613 ईस्वी में आया। स्वाली की लड़ाई किसके किसके बीच हुआ? तो अंग्रेज कैप्टन थॉमस बेस्ट और पुर्तगाली डोम फ्रांसिस्को डी सूसा डी नारोन्हा के बीच हुआ। तो ये जो है सूसा डी नारोन्हा जो है ये कप्तान थे और अंग्रेजों की तरफ से थॉमस बेस्ट था। और जो है इसमें अंग्रेज जो है वो जीत जाते हैं। स्वाली लिखा हुआ है। स्वाली का युद्ध कब हुआ? तो 29-30 नवंबर 1612 ईस्वी को। स्वाली कहाँ है? तो सूरत गुजरात में है। ठीक है, देखें आगे। भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की पहली प्रेसिडेंसी कहाँ थी? तो कहाँ थी? मद्रास में थी। उस अंग्रेज अधिकारी का नाम क्या था जिसने 1639 ईस्वी में मद्रास पट्टे पर लिया? तो क्या नाम था? फ्रांसिस डे। ईस्ट इंडिया कंपनी ने प्रथम व्यापारिक केंद्र की स्थापना की कहाँ की? सूरत में। ईस्ट इंडिया कंपनी को सुनहरा फरमान गोल्डन फरमान कब प्राप्त हुआ? तो 1632 ईस्वी को। कहाँ से प्राप्त हुआ? तो गोलकुंडा के सुल्तान से। कर्नाटक का युद्ध हुआ था अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच में। कर्नाटक का प्रथम युद्ध कब हुआ और कौन सी संधि हुई? तो कब हुआ था? 1746 से 48 के बीच में। और कौन सी संधि हुई? तो यक्षला सापेल की संधि हुई। ओके, देखते हैं आगे। फोर्ट सेंट जॉर्ज भारत के किस राज्य में स्थित है? कहाँ स्थित है? तमिलनाडु में। यह अंग्रेजों का किला है, फोर्ट सेंट जॉर्ज। किस मुगल शासक ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, हैदराबाद और गुजरात में
कर मुक्त व्यापार करने की अनुमति प्रदान की? तो किसने की थी? फारूक सियर ने की थी। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? तो लुई 14वें के शासनकाल में हुई थी। फ्रांसीसी कंपनी का संस्थापक माना जाता है, किसको माना जाता है? कोलबर्ट को माना जाता है। भारत में फ्रांसीसियों ने अपना पहला कारखाना स्थापित किया, कहाँ? सूरत में। मुंबई दहेज में किसे मिला? तो ब्रिटिश सम्राट चार्ल्स द्वितीय को मिला। देखते हैं आगे। डचों ने भारत में अपना पहला उपनिवेश कहाँ स्थापित किया? तो कहाँ स्थापित किया? पुलिकट में। मुगल सम्राट द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम गवर्नर था, कौन था? मुर्शिद कुली खां। किस युद्ध द्वारा भारत पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रभुत्व स्थापित हुआ? तो प्लासी का युद्ध, जो 23 जून 1757 ईस्वी को हुआ था। ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव था। किसे स्वर्ग से उत्पन्न सेनानायक कहा गया? तो किसे कहा गया? रॉबर्ट क्लाइव को। प्लासी का मैदान कहाँ स्थित है? पश्चिम बंगाल में स्थित है। ब्लैक होल की घटना कब घटित हुई? 20 जून 1765 ईस्वी को घटित हुई। ठीक है, देखते हैं आगे। सिराजुद्दौला के आक्रमण के समय कोलकाता का गवर्नर था, कौन था? ड्रेक। अंग्रेजों ने आधुनिक कोलकाता की स्थापना की तो 90 ईस्वी में। बंगाल के किस नवाब ने यूरोपियों की तुलना मधुमक्खियों से की? तो किसने की थी? अलीवर्दी खान ने की थी। ईस्ट इंडिया कंपनी का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? तो फारूक सियर द्वारा 1717 में दिए गए फरमान को ईस्ट इंडिया कंपनी का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। फारूक सियर द्वारा जारी किए गए फरमान को मैग्ना कार्टा किसने कहा? तो अंग्रेजी इतिहासकार हैं ओरम ने कहा। कोलकाता की स्थापना से पहले बंगाल की सबसे बड़ी बस्ती थी हुगली। आगे देखते हैं। बंगाल में ब्लैक होल की घटना किस नवाब के समय हुई? तो सिराजुद्दौला के समय हुई थी। बंगाल में मुक्त व्यापार का फरमान अंग्रेजों को प्राप्त हुआ था, कब हुआ था? 1717 ईस्वी में फारूक सियर द्वारा। सिराजुद्दौला के बाद अंग्रेजों ने बंगाल का नवाब किसे बनाया? तो मीर जाफर को बनाया। किसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित की? किसने की? मीर कासिम ने की। सबसे अधिक निर्णायक युद्ध जिसने अंग्रेजों के भारत में प्रभुत्व को संस्थापित किया तो वह था बक्सर का युद्ध। कब हुआ था? 1764 ईस्वी में। आगे देखते हैं। बक्सर की लड़ाई के समय बंगाल का नवाब कौन था? तो मीर जाफर था। 1565 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल की दीवानी किसने प्रदान की? तो मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय ने की थी। मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी प्रदान की। कब की? तो 12 अगस्त 1765 ईस्वी को इलाहाबाद की संधि द्वारा जो है यह बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी प्राप्त हुई थी ईस्ट इंडिया कंपनी को। इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उप दीवान किसे बनाया? तो मोहम्मद रजा खां को बनाया। ठीक है, आगे देखते हैं। प्लासी के युद्ध में अंग्रेजों ने किसे हराया? तो सिराजुद्दौला को हराया था। बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों ने किसे हराया? तो मीर कासिम, अवध के नवाब सुजाउद्दौला। सुजाउद्दौला है भाई, ये सुजाउद्दौला नहीं है, सुजाउद्दौला। और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय को, यानी संयुक्त सेना थी जिसमें मीर कासिम और अवध के नवाब सुजाउद्दौला और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय की संयुक्त सेना को बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों ने हराया था। बक्सर के युद्ध कब हुआ? तो 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी को हुआ। बक्सर के युद्ध के समय दिल्ली का शासक कौन था? तो शाह आलम द्वितीय था। बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था? तो मीर जाफर था। बांडीवास का युद्ध हुआ था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रांसीसियों के बीच, कब हुआ था? 1760 ईस्वी में हुआ था। इसमें जो है फ्रांसीसी हार गए थे और पूरी तरह से जो है वो व्यापारिक कंपनी के रूप में कन्वर्ट हो गए थे। बांडीवास के युद्ध में अंग्रेजों की तरफ से सेना का नेतृत्व किया था किसने? सर आयरकोर्ट ने किया था। बांडीवास के युद्ध के समय फ्रांसीसी सेनापति काउंट डी लाली था। कर्नाटक के युद्धों के समय फ्रांसीसी राजा कौन था? तो लुई 15वां था। भारत में प्रथम फ्रांसीसी बस्ती कहाँ थी? तो पांडिचेरी में स्थापित की गई। निम्नलिखित में से किसने बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किया था? तो सेनापति हेक्टर मुनरो ने किया था बक्सर के युद्ध में। मीर कासिम और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच संघर्ष का मुख्य कारण था अंग्रेजों द्वारा दस्तक का दुरुपयोग। ठीक है, देखते हैं आगे। प्लासी की लड़ाई किसके किसके बीच हुई थी?
तो सिराजुद्दौला और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में हुई थी। प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला के साथ विश्वासघात करने वाले व्यक्ति थे। कौन कौन लोग थे? तो मीर जाफर था, अमी चंद था, यार लतीफ, दीवान राय दुर्लभ, राजबल्लभ, घसीटी बेगम और भी बहुत से लोग थे। ठीक है, जिनका नाम पूछा जाता है, इसे आप जो है जानते रहिए। किस नवाब के समय ब्लैक होल की घटना हुई? तो सिराजुद्दौला के समय हुई। प्लासी किस नदी के किनारे स्थित है? तो भागीरथी नदी के किनारे स्थित है। इसके द्वारा फतेह चंद को जगत सेठ की उपाधि दी गई? तो मोहम्मद शाह द्वारा दी गई। यही जगत सेठ है जिसने जो है सिराजुद्दौला के साथ धोखाधड़ी की थी, विश्वासघात किया था। बंगाल में फोर्ट विलियम का प्रथम अध्यक्ष कौन था? तो चार्ल्स आयर था। फोर्ट विलियम एक किला है, बंगाल में है। ठीक है, आगे देखते हैं। भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो रॉबर्ट क्लाइव था। बंगाल में द्वैध शासन किसके द्वारा लागू किया गया? रॉबर्ट क्लाइव द्वारा लागू किया गया। बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली किसके द्वारा समाप्त किया गया? तो वारेन हेस्टिंग्स के द्वारा समाप्त किया गया। कब समाप्त किया गया? आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। किस गवर्नर जनरल पर महाभियोग का मुकदमा चलाया गया? तो वारेन हेस्टिंग्स पर चलाया गया। कोलकाता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने की? तो सर विलियम जोन्स ने की। एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना के समय बंगाल का गवर्नर जनरल था। कौन था? वारेन हेस्टिंग्स। सुरक्षा प्रकोष्ठ रिंग फेंस नीति का संबंध किस गवर्नर जनरल से है? तो वारेन हेस्टिंग्स से है। देखते हैं नेक्स्ट। अवध को एक स्वायत्त राज्य के रूप में किसने स्थापित किया? तो किसने किया था? सआदत खां बुरहान उल मुल्क ने किया था। इसका दोनों नाम मिलता है। ठीक है, अवध की प्रारंभिक राजधानी थी फैजाबाद में। अंग्रेजों के लिए दुधारू गाय कहा जाने वाला राज्य कौन है? अवध। अवध के अंग्रेजी राज्य में विलय के समय वहां का नवाब था वाजिद अली शाह। किस अवध के शासक को मुगल सम्राट द्वारा प्रथम वजीर नियुक्त किया गया? तो सफदर जंग को नियुक्त किया गया था। किसको? सफदर जंग को। अवध का कौन नवाब था जो दरबार में ब्रिटिश राजदूत रखने के लिए राजी हुआ? तो कौन था भाई? वाजिद अली शाह। यहाँ लिखा नहीं हुआ है। ठीक, देखते हैं आगे। किस आधार पर अवध का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय किया गया? कुशासन का आरोप लगाकर। आपसे कई बार पूछा गया है। सुजाउद्दौला का मकबरा कहाँ स्थित है? लखनऊ में स्थित है। अवध का अंग्रेजी राज्य में विलय के समय अवध का नवाब कौन था? तो वाजिद अली शाह था। अख्तर पिया किसका उपनाम है? तो वाजिद अली शाह का ही उपनाम है अख्तर पिया। खुद कथक डांसर थे वाजिद अली शाह और उन्होंने रहस नामक एक नया नृत्य रूप बनाया था जो कथक और अवधी लोक नृत्य का मिश्रण था। तो वाजिद अली शाह जो है वो कथक करते थे, वो डांस करते थे, अपने महल में रोज नृत्य की प्रैक्टिस करते थे। उन्होंने कैसर ए हिंद नाम से कृष्ण भक्ति की कविताएं लिखी। बड़ी अमेजिंग बात है कि मुसलमान थे और उन्होंने कृष्ण भक्ति पर कविताएं लिखी। इस तरह के और आपको अमेजिंग फैक्ट चाहिए तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। तो आगे देखते हैं। अवध का अंतिम नवाब था तो वाजिद अली शाह। अवध का विलय कब किया गया? 13 फरवरी 1856 ईस्वी को किया गया। डलहौजी द्वारा अवध के विलय के समय अवध का डिप्टी गवर्नर कौन था? तो कौन था भाई? आउट्रम था। अवध पर कुशासन का आरोप किस आधार पर लगाया गया? तो बिशप हैबर की रिपोर्ट के आधार पर लगाया गया था कुशासन का आरोप। 1755 ईस्वी में डिंडीगुल मैसूर में आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना किसने की थी? तो हैदर अली ने की थी। आगे देखें। ब्रिटिश जनरल का क्या नाम था जिसने हैदर अली को पोर्टोनोवा के युद्ध में हराया? तो सर आयरकोट यह नाम था जो है ब्रिटिश जनरल का। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ? तो 1765 से 69 ईस्वी तक प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध किस संधि द्वारा समाप्त हुआ? तो मद्रास की संधि द्वारा। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध कब से कब हुआ? तो 1780 से 1784 तक हुआ था। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध कब समाप्त हुआ? तो 1784 में मैंगलोर की संधि हुई और तब समाप्त हो गया। आगे देखें। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध कब से कब तक हुआ? तो 1790 से 1792 ईस्वी तक हुआ। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध कब समाप्त हुआ? तो 1792 ईस्वी में श्रीरंगपट्टनम की संधि द्वारा समाप्त हुआ। चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध कब से कब तक हुआ?
तो 1599 ईस्वी में हुआ था और इस युद्ध में टीपू हार गए थे। ठीक है। यूरोपीय नमूने पर सैनिक प्रशिक्षण की शुरुआत करने वाला प्रथम देशी राज्य था मैसूर। अंग्रेजी राज्य की प्रारंभिक अवस्था में अंग्रेजों को पराजित करने वाला भारतीय शासक था। कौन था भाई? हैदर अली। आगे देखें, मद्रास प्रेसिडेंसी के किस गवर्नर ने टीपू के साथ मंगलोर की संधि की? तो लॉर्ड मैकार्टनी ने की थी। टीपू सुल्तान कहाँ मारे गए थे? इनकी मृत्यु कहाँ हुई थी? तो श्रीरंगपट्टनम में हुई थी। अमृतसर की नींव किसने डाली? तो गुरु रामदास ने अमृतसर की नींव डाली थी। किस सिख गुरु ने गुरुमुखी लिपि का प्रारंभ किया? तो गुरु अंगद ने किया था। रणजीत सिंह किस सिख मिसल से संबंधित थे? तो सुकरचकिया मिसल से संबंधित थे। रणजीत सिंह ने अमृतसर की संधि की थी, किससे की थी? सर चार्ल्स मेटकाप के साथ की थी। राजा रणजीत सिंह ने विश्व प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्राप्त किया था, तो किससे? शाह सुजा से प्राप्त किया था। आगे देखें, अब पूरब का साम्राज्य हमारे कदमों में है। लॉर्ड ब्लेजली का यह कथन किस आंग्ल मैसूर युद्ध से संबंधित है? तो चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध से संबंधित है, जब अंग्रेजों ने मैसूर को जीत लिया तब ब्लेजली ने कहा था कि अब पूरब का साम्राज्य हमारे कदमों में है। श्रीरंगपट्टम की संधि ब्रिटिश व किस अन्य शक्ति के बीच हुआ? तो टीपू सुल्तान के बीच हुआ। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध का तात्कालिक कारण क्या था? तो टीपू द्वारा अंग्रेजों की अधीनता स्वीकार न करना। टीपू सुल्तान अंग्रेजों के साथ युद्ध में कब मारे गए? तो 1599 ईस्वी में मारे गए। की मृत्यु 1599 ईस्वी में हुई थी, चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान। आगे देखें, किस युद्ध के बाद मैसूर में टीपू सुल्तान को सहायक राज्य बनाने के लिए बाधित किया गया? तो चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में। महाराजा रणजीत सिंह के उत्तराधिकारी थे, कौन था भाई? खड़क सिंह। सिख राज्य का अंतिम राजा कौन थे? तो दिलीप सिंह थे। महाराजा रणजीत सिंह के राज्य की राजधानी कहाँ थी? तो लाहौर में। शेरे पंजाब के नाम से प्रसिद्ध है, तो कौन है? राजा रणजीत सिंह। वैसे जो है आधुनिक भारत इतिहास में लाला लाजपत राय भी शेर पंजाब के नाम से जाने जाते हैं, तो ये आप जानते रहिए। बचपन में चेचक से एक आंख की रोशनी चली गई, चेहरे पर दाग रह गए, फिर भी अजय योद्धा बने। अनपढ़ थे फिर भी 8 भाषाएं बोलते थे और कूटनीति में माहिर थे। किसकी बात हो रही है? राजा रणजीत सिंह की। ठीक है। आगे देखें, आदि ग्रंथ का संकलन किया गया था इसके समय? गुरु अर्जुन देव के काल में किया गया था। किस सिख गुरु ने विद्रोही राजकुमार खुसरो की सहायता धन और आशीर्वाद से की थी? तो किसने की थी? गुरु अर्जुन देव ने की थी। सिखों को एक लड़ाकू जाति के रूप में परिणत करना प्रारंभ किया था किसने? गुरु हरगोबिंद सिंह ने। गुरु ग्रंथ साहिब का संकलन किस गुरु ने किया था? तो गुरु अर्जुन देव ने किया था। किस मुगल बादशाह के आदेश पर गुरु तेग बहादुर मारे गए थे? तो औरंगजेब के आदेश पर गुरु तेग बहादुर की हत्या कर दी गई थी। गुरु तेग बहादुर किस मुगल शासक के समकालीन थे? तो औरंगजेब के समय थे। आगे देखें, गुरु नानक का जन्म हुआ था कहाँ पे? तलवंडी में। अमृतसर में स्वर्ण मंदिर का निर्माण किसने करवाया? तो गुरु अर्जुन देव ने करवाया था। इसके समय गुरु का पद पैतृक हो गया, तो गुरु रामदास के समय से पैतृक हो गया। खालसा पंथ के संस्थापक थे, कौन था भाई? गुरु गोबिंद सिंह थे। सिख धर्म के संस्थापक कौन थे? तो गुरु नानक थे। पंजाब पर ब्रिटिश अधिकार स्थापित हुआ 1849 ईस्वी में। भारत में सहायक संधि पर हस्ताक्षर सर्वप्रथम किसने किया था? तो हैदराबाद के निजाम ने किया था। कब किया था? 1798 ईस्वी में। आगे देखें, हैदराबाद राज्य का संस्थापक कौन था? निजामुल मुल्क आसफ जाह। कब किया था? 1724 ईस्वी में। शिवाजी का जन्म कहाँ हुआ था? तो पूना के शिवनेरी दुर्ग में। कब हुआ था? 19 फरवरी 1630 ईस्वी में। कहीं कहीं 27 ईस्वी भी मिलता है, आप उसे भी जानते रहिए। शिवाजी का राज्याभिषेक हुआ था 6 जून 1674 ईस्वी में। कहाँ हुआ था? रायगढ़ में हुआ था। शिवाजी का राज्याभिषेक किसने कराया था? तो काशी के प्रसिद्ध विद्वान गंगा भट्ट ने करवाया था शिवाजी का राज्याभिषेक। इसे दक्कन क्षेत्र में गुरिल्ला युद्ध नीति का प्रणेता कहा जाता है, शिवाजी को कहा जाता है। शिवाजी ने मुगलों को किस युद्ध में हराया था? तो सलहार के युद्ध में हराया था।
1659 ईस्वी में पहला किला कौन था जिसे शिवाजी ने जीता था? तो सिंहगढ़ का किला था। आगे देखें, शिवाजी की राजधानी थी रायगढ़ में। शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु का नाम क्या था? तो रामदास था। अष्टप्रधान किस राजा से संबंधित है? तो शिवाजी से संबंधित है। शिवाजी के समय अष्टप्रधान क्या थे? तो यह एक मंत्री परिषद थी। क्या थी? मंत्री परिषद थी, अष्टप्रधान जो था। शिवाजी का मुगलों से पहली बार संघर्ष कब हुआ? तो 1657 ईस्वी में हुआ। अष्टप्रधान का प्रमुख अधिकारी कौन था? पेशवा होता था अष्टप्रधान का प्रमुख अधिकारी। शिवाजी के प्रशासन के अंतर्गत सुमंत संबंधित था विदेश विभाग से। आगे देखें, मराठा प्रशासन में पगा क्या था? तो यह राज्य आश्रित सैनिक थे। शिवाजी के प्रशासन के अंतर्गत सुमंत संबंधित था विदेश विभाग से। बारगीर कौन थे? मराठा घुड़सवार थे। शिवाजी का प्रशासन था निरंकुश लोक हितकारी। निरंकुश भी था और लोक हितकारी भी था। शिवाजी के प्रशासन में पैदल सेना में सबसे नीचे का अधिकारी कौन था? तो नायक था। मराठा प्रशासन में गांव का लेखपाल कहलाता था कुलकर्णी। आप जानते रहिए, कई बार पूछा गया है। 18वीं शताब्दी में मराठों का पहला पेशवा कौन था? तो बालाजी बाजीराव थे। शिवाजी पर सबसे अधिक प्रभाव किसका था? तो शिवाजी की माता जीजाबाई का था शिवाजी पर सबसे अधिक प्रभाव। आगे देखें, मराठा प्रशासन में देशमुख पाटिल नायक थे। कौन थे ये? स्वतंत्र सरदार थे ये, स्वतंत्र जागीरदार थे। जागीरदार भी आप कह सकते हैं। शिवाजी के समय भूमि राजस्व की दर संभवतः थी उपज का 2/5 भाग। 2/5 भाग मतलब 40% थी। शिवाजी की राजस्व प्रणाली प्रेरित थी मलिक अंबर के राजस्व प्रणाली से। शिवाजी के समय सर नौबत का पद संबद्ध था, सैन्य प्रशासन से संबद्ध था। सर अंजामी प्रथा किससे संबंधित थी? तो मराठा भू राजस्व प्रथा से संबंधित थी सरंजामी प्रथा। मोडी लिपि का प्रयोग किसके विलेखों में किया जाता था? तो मराठों के विलेखों में किया जाता था। आगे देखें, शिवाजी के राज्य में आय का प्रमुख स्रोत क्या था? क्या था भाई? चौथ और सरदेश मुखी था। शिवाजी ने चौथ और सरदेश मुखी वसूल करने का निर्णय क्यों लिया? तो राज्य के आय का साधन बढ़ाने हेतु, अपने राज्य के आय को बढ़ाना था उनको, तो इस वजह से उन्होंने सरदेश मुखी और चौथ वसूलने का निर्णय लिया था। शिवाजी का उत्तराधिकारी कौन था? संभाजी थे। शिवाजी ने मुगलों को अपना 3/4 राज्य किस संधि के द्वारा दिया? तो पुरंदर की संधि हुई थी 22 जून 1665 ईस्वी में। तो पुरंदर संधि द्वारा जो है 3/4 राज्य मुगलों ने ले लिया था। आगे देखें, शिवाजी ने शाइस्ता खान को पराजित किया था। कब किया था? 1663 ईस्वी में। शिवाजी का शासनकाल, शिवाजी के शासनकाल में गांव में कर वसूलने वाला अधिकारी पाटिल या पटेल था। 1782 ईस्वी में सालबाई की संधि जिनके मध्य हुई थी, तो किसके किसके मध्य हुई थी? पेशवा और अंग्रेजों के मध्य हुई थी। मराठाओं का द्वितीय संस्थापक कहा जाता है किसको? बाजीराव प्रथम को। पुरंदर की संधि 1665 ईस्वी किसके किसके बीच हुई थी? तो शिवाजी और जयसिंह के बीच हुई थी पुरंदर की संधि। पेशवा शासकों में से सबसे अधिक साम्राज्य विस्तार किसने किया? बालाजी बाजीराव ने किया। ठीक है, आगे देखें, मराठों और अहमद शाह अब्दाली के मध्य पानीपत का तृतीय युद्ध कब लड़ा गया? तो 14 जनवरी 1761 ईस्वी में लड़ा गया। पानीपत के तृतीय युद्ध के समय मुगल सम्राट कौन था? तो शाह आलम द्वितीय था। पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठा सेना का वास्तविक नियंत्रण किसके हाथ में था? तो सदाशिवराव भाऊ के हाथ में था। पानीपत के तृतीय युद्ध के समय मराठा पेशवा कौन थे? तो बालाजी बाजीराव थे। बखर क्या है? तो मराठा गद्य में लिखा ऐतिहासिक कथा के रूप में है ये, यानी एक इतिहास ही है लेकिन एक गद्य के रूप में लिखा गया है मराठा इतिहास। ओके, देखते हैं आगे। भारतीय लोक सेवा का प्रवर्तक माना जाता है लॉर्ड कॉर्नवालिस को। लॉर्ड कॉर्नवालिस की कब्र कहाँ स्थित है? तो गाजीपुर में। सहायक संधि स्वीकार करने वाला पहला शासक था अवध का नवाब। लॉर्ड बेलेजली की सहायक संधि स्वीकार करने वाला पहला राज्य था हैदराबाद का निजाम।
ध्यान दीजिएगा, केवल सहायक संधि आए तो अवध का नवाब हो जाएगा, और लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि आए तो हैदराबाद का निजाम हो जाएगा। ठीक है। लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार कौन था? तो पेशवा बाजीराव द्वितीय। उन्होंने भसीन की संधि द्वारा, जो 1802 ईस्वी में हुआ था, जो है सहायक संधि स्वीकार कर लिया। सहायक संधि को किसके काल में क्रियान्वित किया गया था? तो लॉर्ड वेलेस्ली के काल में क्रियान्वित किया गया था। आगे देखें, आंग्ल नेपाल युद्ध किसके शासनकाल में हुआ था? तो लॉर्ड हेस्टिंग्स के समय हुआ था। सती प्रथा पर पाबंदी किसने लगाई? तो विलियम बेंटिंग ने लगाई थी। विलियम बेंटिंग द्वारा सती प्रथा को किस वर्ष समाप्त किया गया? तो 1829 ईस्वी में समाप्त किया गया था। ठगों का उन्मूलन किसके नेतृत्व में हुआ? तो कैप्टन स्लीमन के नेतृत्व में हुआ था। अस्थायी बंदोबस्त का प्रारंभ किया गया था तो किसके द्वारा? लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा। कब किया गया था? 1793 ईस्वी में। अस्थायी बंदोबस्त किया गया था किससे? जमींदारों से किया गया था। अस्थायी बंदोबस्त में जमींदार का हिस्सा होता था भू राजस्व का 1/11वां भाग। आप जानते रहिए। कॉर्नवालिस के सलाहकारों में से किसने अस्थायी बंदोबस्त का विरोध किया था? किसने किया था? सर जॉन शोर ने किया था। देखते हैं आगे। सबसे अधिक बोली लगाने वाले को भू राजस्व वसूल करने का अधिकार देने की व्यवस्था का प्रारंभ सर्वप्रथम किसने किया? तो लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स ने किया था। पहले जो है 5 साल के लिए दिया, फिर 1 साल के लिए दिया। ये सभी कुछ हम पढ़ चुके हैं। रैयतवाड़ी बंदोबस्त के साथ संबद्ध था कौन? थॉमस मुनरो। रैयतवाड़ी व्यवस्था लागू की गई, कहाँ लागू की गई थी? मुंबई, मद्रास, असम, लगभग जो है 51% भूमि पर जो है उस समय रैयतवाड़ी व्यवस्था लागू की गई थी। 1793 ईस्वी में अस्थायी बंदोबस्त व्यवस्था में भूमि का स्वामी किसे मान लिया गया था? तो जमींदारों को मान लिया गया था। बंगाल में अस्थायी बंदोबस्त का विचार सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया? तो फिलिप फ्रांसिस ने प्रस्तुत किया था। आगे देखें, अस्थायी बंदोबस्त लागू किया गया, कहाँ पे लागू किया गया? बंगाल, बिहार, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश के वाराणसी वाले क्षेत्र में और गाजीपुर वाले क्षेत्र में तथा कर्नाटक में भी कुछ एरिया में लागू किया गया था। पूरी भूमि का 19% क्षेत्र पर अस्थायी बंदोबस्त लागू किया गया था। महलवाड़ी व्यवस्था लागू किया गया था, कहाँ लागू किया गया था? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रांत और पंजाब में लागू किया गया था। भारत का जो क्षेत्र था 30% क्षेत्र पर यह लागू किया गया था। ठीक है। महलवाड़ी व्यवस्था का जन्मदाता किसे माना जाता है? तो हाल्ट मैकेंजी को माना जाता है। अंग्रेजों द्वारा सिंध पर विजय किया गया लॉर्ड एलनबरो के समय किया गया था। भारत में पहली रेलवे लाइन कब शुरू की गई? तो 1853 में शुरू की गई। देखते हैं आगे, किस कंपनी ने सर्वप्रथम भारत में रेल यात्रा प्रारंभ किया? तो ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे द्वारा सबसे पहले जो है रेल यात्रा प्रारंभ की गई। भारत में रेलवे लाइन किस ब्रिटिश गवर्नर के समय बिछाई गई थी? तो लॉर्ड डलहौजी के समय बिछाई गई थी। सिक्किम का भारत में विलय किसने किया? तो लॉर्ड डलहौजी ने किया था। लॉर्ड डलहौजी की विलय नीति का प्रथम शिकार निम्नलिखित में से कौन हुआ? तो सतारा हुआ था 1848 ईस्वी में। ब्रिटिश द्वारा कुशासन का बहाना लेकर किस प्रांत का विलय किया गया? तो अवध का किया गया। आगे और देख लेते हैं। डलहौजी द्वारा विलय नीति के कारण राज्यों का विलय किया गया, तो सबसे पहले सतारा का किया गया 1848 ईस्वी में। उसके बाद जयपुर संभल का किया गया 1849 में। बाघात का किया गया 1850 में। उदयपुर का 1852 में। झांसी का 1853 में। नागपुर का 1854 में। करौली का 1855 में। तो इन सब का विलय डलहौजी के विलय नीति द्वारा किया गया था। ठीक है। इस तरह का वीडियो और आपको चाहिए तो कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। वैसे संवैधानिक विकास का वीडियो जल्दी आपको मिल जाएगा।